इस तरह से हम कॉमन जो है वो एज के हिसाब से कुछ ट्यूमर्स जो है वो कॉमन है। ज़बरदस्त। ओके जी, सुनने वालों को बताते चलिए आज हम बात कर रहे हैं सार्कोमा कैंसर के हवाले से। ये कैंसर की एक किस्म है जो हड्डियों और हड्डियों के इर्द गिर्द जो नर्म टिश्यूज़ होते हैं उसमें ये बढ़ते हैं। ये अक्सर टांग और आपके पेट का निचला हिस्सा, पसलियों या बाजू में होती है। अगरचा इसको बहुत गैर मामूली समझा जाता है, लेकिन ये बच्चों की हड्डी के ट्यूमर में होने वाला दूसरा सबसे ज़्यादा आम किस्म है कैंसर की। और अमेरिका में मैंने रिसर्च पढ़ी थी कि हर साल तकरीबन 200 बच्ची और जो नौजवान हैं उनके अंदर इसकी तशख़ीस होती है। अच्छा, इसकी वजह से क्या ट्यूमर्स बनते हैं बॉडी के अंदर, या बाजू या जो टांग है उसमें क्या पहले ट्यूमर बनता है, या कोई लंप बनता है, या सूजन होती है जैसे हम स्वेलिंग, बेसिकली तो ये देखिए होता है जब कि स्वेलिंग वो होती है। इसी तरह से ना स्वेलिंग जैसे कोई जी ट्यूमर, जी। ट्यूमर का तो मकसद ही है ना कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। ट्यूमर कहते ही तो इसी को है कि जी जी। एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। राइट। जब वो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी तो वहाँ पे वो नर्व्स को डैमेज करेगी और पेशेंट पेन के साथ आपके पास आएगा, जी जो कि मैंने आपसे कहा कि जो बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर जी। वो इतनी बढ़ जाएगी कि वो नज़र आना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग, ऑब्वियस स्वेलिंग जो आपको दिखना भी स्टार्ट हो राइट। जाएगी। तो मकसद है जितनी अर्ली स्टेज पे पेशेंट आएगा उसके उतने ही क्योर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। और दूसरे अगर जैसे रिट्रोपेरिटोनियम है, जी। पेट में मौजूद है, वो कैंसर्स थोड़ा सा या सार्कोमा थोड़ा डिलेड प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो पेट पे ग्रो करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, वो एक ख़ास साइज़ हो जाता है, तब वो जो है वो जी। सिम्टम्स दिखाना शुरू करते हैं और फिर वो प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हेडफोन में आपको आपकी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? जी। आप माइक थोड़ा सा, लेकिन आप क्लोज कर देंगे, आप क्लोज हो जाए थोड़ा सा चेयर के, हो सकता है वो केबल की वजह से। ठीक है। थोड़ी सी आवाज़ मुझे स्लो आपकी महसूस हो रही है, या आप थोड़ा धीमा अब भी सुन बोलती रहे, हैं अब वैसे। सही है, अब हाँ सही हाँ, है। आप सही है, जी। परफेक्ट है। जी, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हैं, बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, हमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। अब हम आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे इस उम्मीद के साथ कि रिलेवेंट कॉल आप करेंगे। और कॉल तो काफ़ी देर से आ रही हैं, लेकिन हमेशा ये एक डाउट रहता है कि आइदर ये रिलेवेंट कॉल होगी या नहीं होगी। 0321 366 0303 कॉल का नंबर। पहले कॉलर हैं, देखते हैं ये कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन मेरे साथ? औरंगजेब बात कर रहा हूँ मेरा बेटा। औरंगजेब साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सवाल। जी बेटा, डॉक्टर साहब से बात करिए। जी डॉक्टर साहब आपको सुन रही हैं, आप जी सवाल जी करें। कहिए। जी बेटा, मेरी वालदा को मतलब है कि कैंसर का मसला है, तो मतलब है कि पेट में भी पानी हो गया है और पेटों में भी ना, हम्म। तो सीटी स्कैन करवाया था दीन अस्पताल से ही ना, जी तो उन्होंने कहा कि मतलब है कि कैंसर हो गया है ना इनको, जी जी। तो उनके पेट में पानी भी है। जी जी कैंसर मतलब है कि पेटों में भी पानी हो गया है ना, भर गया है। ठीक है। तो मतलब है कि जिगर का भी मसला है, उनको हेपेटाइटिस भी है ना, हम्म। तो सारे ये मसले हैं बेटा। अच्छा, चलिए। आपको डॉक्टर ने अगर बताया कि बता देंगे कौन सा तो कैंसर? मेहरबानी होगी। हाँ जी जी। अच्छा, आपको डॉक्टर ने ये बताया है कि कौन सा कैंसर है? जी ने ये नहीं बताया, तो मैंने कहा कि बस ये कैंसर है। अच्छा, क्या उनका इलाज शुरू हुआ है उसके बाद? क्या उनका इलाज जी जी शुरू हुआ है? जी जी, इलाज हो रहा है इनको। ये बीमारी में ना जयोदीन अस्पताल के साथ इजहार आबादी अस्पताल, जी तो उसी में इलाज हो रहा है, अभी भी दाखिल है वहीं पे। जी। ठीक है जी, ठीक है, हम डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं। डॉक्टर साहिबा, जब ये बताया तो होगा इनको डॉक्टर ने कैंसर की किस्म क्या है, मगर चूंकि मे बी शायद ये वो नहीं समझ समझ नहीं पाए। सके या कुछ तरह से ज़रूर उनको इन्फॉर्मेशन दी होगी, क्योंकि बताया ज़रूर जाता है जी पेशेंट या उसके अटेंडेंट को, ये नॉलेज में लाया जाता है कि इस किस्म का कैंसर है, जी। इसकी ये स्टेज है, इसका क्योर रेट इतना है, इसका ट्रीटमेंट ये अवेलेबल है, ठीक है। और अफोर्डेबिलिटीज़ को देखा जाता है पेशेंट की, और सक्सेस रेट कितना है वो बताया जाता है, प्रोग्नोसिस, साइड इफ़ेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग। तो वो सब जो है वो ऑब्वियसली पेशेंट को बताई जाती हैं। ठीक है डॉक्टर साहबा, एक इसी में सार्कोमा की इकसाम होती है, यूट्राइन सार्कोमा जिसे कहा जाता है, और ख़वातीन में होता है ज़्यादातर जी ये। तो ख़वातीन के अंदर जब ये होता है तो लोग कहते हैं, सॉरी, 40 to 50 ईयर्स की एज में ये होता है, और 30 साल की उम्र के बाद इसके इम्कानात जो हैं होते हैं कि ये अब ये होगा। तो इसमें ये होता है कि आपकी जो बॉडी का वेजिना है उसमें पट्ठों और टिश्यूज़ में ये बनता है। तो इसकी जिसे हम बच्चादानी भी कहते हैं उसमें भी ये बनता है। तो तौलीदी निज़ाम का हिस्सा होती है ज़ाहिर है,
और फिर ये नुकसानदेह होती है, कभी कभार ख़वातीन प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो क्या ऐसे अलामात होंगी कि ख़वातीन रुजू करें और उनको क्या तकलीफ़ महसूस होगी कि उनको ये टेस्ट करवाना चाहिए कि आइदर ये सार्कोमा कैंसर तो नहीं है? देखिए, जो आपने यूट्राइन सार्कोमा की बात की, जिसमें कॉमन लियोमायोसार्कोमा एक टाइप है जो जी। कॉमनली देखी जाती है। देखिए, डिपेंड करता है कि ये हमारे तौलीदी निज़ाम की कौन सी जगह से आ रहे हैं। अगर यूट्राइन से आ रहे हैं जी। तो मे बी पेशेंट की सिम्टम्स जो हों, उनके इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के जो है वो सिम्टम्स आ जाते हैं। राइट। ज़्यादा मेंसेस आना या ज़्यादा ब्लीडिंग होना, या इन बिटवीन पीरियड्स के बीच में मंथ में भी ब्लीडिंग का होना, ये कॉमन सिम्टम्स हो जाते हैं। ठीक है। या थोड़ा एडवांस हो गया तो लोअर एब्डोमिनल पेन, नीचे पेन की भी जो है वो कंप्लेन हो सकती है। जी। देखिए, ये भी इतने कॉमन नहीं है लियोमायोसार्कोमास। राइट। या यूट्राइन सार्कोमा भी, जो यूट्राइन के कार्सिनोमास हैं वो ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। लेकिन ये सार्कोमास, ये कोई भी जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है वो तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसकी बायोप्सी ना हो। ठीक है। तो पहला स्टेप ये होता है कि बायोप्सी हो। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कौन सी टाइप है, क्या ग्रेड है इनका। जी। देन उसके बाद इसकी स्टेजिंग की जाती है। स्टेजिंग का मकसद होता है देखने के लिए कि ये वहीं पर ही है या यहाँ से थोड़ा आगे फैल गया है, कहीं खुदा ना खास्ता स्टेज 4 तो नहीं हो गया। राइट। फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं, जिसमें कि सर्जरी आ जाती है। हो सकता है कि कहाँ पे रेडिएशन देनी पड़े, हो सकता है उसमें कीमो भी ऐड करनी पड़े। ठीक हो गया। ज़बरदस्त जी। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हैं। आपको डॉक्टर साहिबा के बारे में बताया, इनका नाम है डॉक्टर रीना कुमारी, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से ताल्लुक़ है। सार्कोमा कैंसर के हवाले से बात हो रही है। आपकी कॉल्स हम रिलेवेंट लेंगे थोड़ी ही देर में। 0321366003 पे इसकी प्रिवेंशन पूछेंगे, इसका ट्रीटमेंट पूछेंगे, इसके क्या टेस्ट होते हैं ये भी सवाल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब 12 हो चुके हैं 25 मिनट। आप सुन रहे हैं नया दिन नई बात हुमैरा सदफ़ के साथ, और क्लिनिक ऑनलाइन सेगमेंट है। दरमियान से इसलिए हमें उठना पड़ा वीडियो लाइव से कि कहीं कुछ थोड़ा सा स्पार्क हो रहा था स्टूडियो में, तो हम चाह रहे थे कि खुदा ना खास्ता स्पार्क से आपको पता है बहुत से मामला ख़राब होते हैं, आपके स्विच के बोर्ड्स भी ख़राब हो जाते और इसमें कुछ डैमेज भी हो सकता है, तो इसके लिए हमें उठ के जाना पड़ा। डॉक्टर साहिबा की आवाज़ कम आ रही है। सलमान हमीद साहब कह रहे हैं यूके स्कॉटलैंड से आपको सुन रहे हैं, इसका मतलब मुझे फिर उठना पड़ेगा। अभी मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है, बस ये जो है ना ये आपके फेस के आगे वाला चाहिए, ये ओके। ठीक है, क्योंकि आप जब गुफ्तगू करती हैं तो थोड़ा सा चेंज कर लेती हैं पोजीशन। जी बिल्कुल, हमने नोटिस ले लिया सलमान हमीद आपकी बात का, और अब हमने डॉक्टर साहिबा को माइक के करीब भी कर दिया और यहाँ से भी आवाज़ का लेवल इनका थोड़ा सा बढ़ा दिया। आप वैसे भी थोड़ा धीमा बोलती हैं लेकिन अच्छी बात है वैसे ही। और नथी नाम सौदा सुन रहे हैं डॉक्टर साहिबा, हमें इंडिया से सलाम कह रहे हैं, आपको नमस्ते कह रहे हैं। गुलशन आरा सुन रही हैं, कहती हैं अल्लाह रहम करे, हर किस्म की बीमारी से अल्लाह ताला इंसान को बचाए। कितनी सारी बीमारियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जी। आज सार्कोमा कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं हम। आपकी कॉल्स हम लेंगे 0321366003 पे। अच्छा, ये जो कैंसर है क्या पाकिस्तान में इसका कितना रेशो है इसके प्रिवेंशन का? ओवरऑल कैंसर्स तो हम ये कह रहे हैं कि ओवरऑल कैंसर के डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहे हैं, कैंसर ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है जी। प्रिवेंशन के हिसाब से बात करें तो कोई प्रिवेंशन, हमें पहले वजह पता होगी तो हम प्रिवेंट करेंगे ना। तो जिनकी प्रिवेंशन हमें पता है उसके लिए तो हम वही कहते हैं कि आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो जी। आपका फूड हेल्दी होना चाहिए, आपकी डाइटरी हैबिट्स हेल्दी होनी चाहिए, और एक्सरसाइज बहुत कम देखी जा रही है, एक्सरसाइज का रुझान ज़्यादा होना चाहिए। फिर जो पीपल आर हैबिचुअल ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जी। पान, गुटखा, छालिया, स्मोकिंग, इनका इस्तेमाल कम बल्कि ख़त्म होना चाहिए जी। इसके अलावा अल्कोहल का इस्तेमाल जो है वो कम होना चाहिए। ठीक हो गया। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे प्रिवेंट किया जा सकता है। कुछ वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जिनसे भी प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक तो है। जिनकी प्रिवेंशंस पता है उनमें एटलीस्ट वो तो की जा सकती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉल भी है, कॉल लेते हैं, उम्मीद है रिलेवेंट कॉल होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन हमारे साथ? जी मुझे वाजी रमज़ान कहते हैं, सैदाबाद बल्दिया टाउन कराची से। जी, खुशामदीद कहते हैं आपको। सवाल? रेडियो पे तो डॉक्टर साहब की आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है।
रेडियो पे आवाज़ ठीक आ रही है, फेसबुक पर आवाज़ कम आ रही है कुछ शायद। शुरू से अब तक सही आ रही है, वो फेसबुक का मालूम नहीं। जी जी, वो असल में जो फेसबुक पे सुन रहे हैं हमें उनको कुछ कम आ रही है, लेकिन मैंने वो भी ठीक कर दी है, कोशिश तो की है कि पिछली दफा जो डॉक्टर आए थे ना, उनकी तो आवाज ही नहीं थी, जी जी। सुनाई नहीं दी। तो मेरा सवाल ये है कि इन्होंने मीना कुमारी साहबा ने 70 बीमारियां बताई हैं, जी। 70 कैंसर, हम्म तो ये तो बहुत ज्यादा है। हम्म तो इनमें से कुछ बीमारियों के बारे में बताया कि या ये अपाहिज कर देती है, या जैसे फालिज हो जाता बंदा वैसे हो जाता है, या कोई जिस्म का ऐसा जहाँ कैंसर होता है उसको मफलूज कर देते वगैरह। और दूसरा कि इसकी एहतियाती तदबीर और जो खाने पीने का जो होता है इसमें, जी। उसके बारे में जरा बताएं। चलें, ज़रूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहबा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि 70 सब टाइप्स है, कितनी ज़्यादा लगती है ना सुनने में। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि बायोप्सी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो पता चले कि कैंसर है या सार्कोमा है। सार्कोमा अगर है तो उसकी फर्दर ये कौन सी सब टाइप है, क्योंकि हम अब मेडिसिन के उस दौर में पहुंच चुके हैं कि हर सब टाइप की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स मौजूद है, टारगेटेड ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। हर स्पेसिफिक सार्कोमा का पता लगा के उनके ट्रीटमेंट्स में कुछ रद्दोबदल किए जाते हैं। ठीक हो गया। अगर ओस्टियोसार्कोमा है तो उसकी ट्रीटमेंट में थोड़ी तब्दीलियाँ होती हैं। तो वीविंग सार्कोमा में कुछ अलग तरीके से इसको जो है होगी वही सर्जरी, कीमोस, रेडिएशन। जी। कहीं पे जो है पहले ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे बाद में ज़रूरत होती है। कुछ इनमें से ऐसे होते हैं जो रेडिएशन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। कुछ इनमें से ऐसे होते हैं जो कि कीमो को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो कुछ में क्या ट्रीटमेंट्स, तो हमें सब टाइप का पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो इनका सवाल ये था कि क्या ये फालिज कर देते हैं या क्या कर देते हैं। तो अगर लिम की बात करें या टांग में है या हाथ में है और वो वहीं पे ही ग्रो करता रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा भी ग्रोच करके फट भी जाते हैं। और ज़ाहिरी बात है वहीं पे जब पेन है, ग्रोथ है, उस एरिया की वो फंक्शनल एबिलिटी को वो ख़त्म कर देते हैं। मूवमेंट पे फ़र्क आ जाता है, लिम की मूवमेंट नहीं आती। ओवरऑल तो उससे फालिज नहीं है, लेकिन वो लिम, वो जगह वो मूव नहीं कर रही है, मूवमेंट में तकलीफ होती है ऑब्वियसली, और मूवमेंट बिल्कुल रुक भी जाती है। बेडरिडन भी मरीज़ इस तरह से जो बहुत ज़्यादा ग्रो हो के अगर इसका इलाज ना किया जाए तो वो ख़राब होता जाता है मरीज़। सही। तो डॉक्टर साहिबा जी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। आपका कोई रेलेवेंट सवाल है आप कॉल कर सकते हैं 0321366003 पे। फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं और शो का आप हिस्सा बन सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, यानी आपकी बॉडी में कहीं भी गांठ सी बन गई है या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा आपको लगता है कि ये सूज चुका है, स्वेलिंग है या उसमें दर्द है और उसकी वजह से आपको बुखार भी है, बुखार हो ना हो दोनों सूरतों में, लेकिन आपकी जो सरगर्मी है या एक्टिविटीज़ हैं वो मुतासर हो रही हैं और दिन या रात में भी आप जाग भी जाते हैं उस दर्द की वजह से, तो आपको पहली फुर्सत में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा, जो फर्स्ट डॉक्टर जो सार्कोमा कैंसर को जहन में रखते हुए कि ये सिम्टम हो सकता है टेस्ट करता है, वो क्या बायोप्सी होती है? देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट को पता भी होना चाहिए कि मुझे जाना किस डॉक्टर के पास है। ये बात बहुत अच्छी है आपने। सब स्पेशलिटीज़ हैं। तो जब ये बोन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो जो सबसे पहले अप्रोच करना चाहिए किसी भी पेशेंट, किसी भी इंसान को, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन को उन्होंने अप्रोच करना है। तो जैसे ही पेशेंट वहाँ पे पहुँचता है उसका फ़ौरन से बायोप्सी नहीं होती है। उस बायोप्सी को करने से पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ली जाती है, उनकी फैमिली हिस्ट्रीज़ को लिया जाता है, पूरे पेशेंट को अब पूरा एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद पेशेंट कुछ रेलिवेंट एक्सरेज या एमआरआई, डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन कैसी लग रही है उनको अपनी असेसमेंट के हिसाब से, तो एक सिंपल एक्सरे या एमआरआई से जो है वो स्टार्ट लेते हैं। ठीक है। फिर वो रिपोर्ट आने के बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि अगर ये सस्पिशियस है किसी मैलिग्नेंसी के लिए तो उनकी नीडल बायोप्सीज करवाई जाती हैं, जो कि सिंपल नीडल के थ्रू या अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड भी हो सकती हैं। ठीक हो गया। बाज़ औक़ात केसेस में थोड़ी सी ज़्यादा एक्सीजनल बायोप्सी की ज़रूरत पड़ जाती है। बायोप्सी के रिजल्ट्स को आने में तकरीबन 7 से 10 दिन लगते हैं, या 5 से 7 दिन कह सकते हैं आप जी। जब वो रिज़ल्ट जब आता है, जब डेफिनेटिव डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाता है कि अगर ये सार्कोमा आ गया खुदा ना ख्वास्ता, जी,
तो कौन सी टाइप का है वो पता चल गया। अगला स्टेप जो है वो ये होता है कि पेशेंट को स्टेज किया जाए। ठीक है। स्टेजिंग के लिए सीटी स्कैन्स करवाए जाते हैं या जी। बाज़ औक़ात हमें पेट सीटी स्कैन की मदद लेनी पड़ती है। और अगर ये लोग अब आपने स्टेज कर लिया, फॉर एग्जांपल ये लोकलाइज है, एक ही जगह के पर मौजूद है, जी। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो ये है कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखते हैं। ट्यूमर बोर्ड मीटिंग्स होती हैं। ठीक है। उन ट्यूमर बोर्ड मीटिंग्स में दैट ऑर्थोपेडिक सर्जन, साथ में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट जो कि बायोप्सी को रीड करते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट जो स्टेज करने में और हमें बताने में हेल्प करते हैं कि कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये सब डॉक्टर्स मिल के बैठते हैं और पेशेंट के लिए एक प्लान तैयार करते हैं कि आया इस पेशेंट की पहले सर्जरी होनी चाहिए या इस पेशेंट की पहले रेडिएशन होनी चाहिए, क्योंकि कुछ केसेस में अपफ्रंट सर्जरी हो सकती है। अब तो ज़्यादातर केसेस में अब मेडिकल इतनी एडवांस हो चुकी है कि लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरीज की जाती है। क्या बात है। पूरा का पूरा एम्प्यूटेट या काटा नहीं जाता है लिम्ब को, तो लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरीज करते हैं। जी। जिन केसेस में लगता है कि पूरा सेफ मार्जिन नहीं आएगा, पूरी कंप्लीट सर्जरी नहीं हो सकती या पेशेंट की लिम्ब स्पेयर सकती है, हो सकता है कि उन केसेस में पहले रेडिएशन को किया जाए, उसके ट्यूमर को श्रिंक किया जाए, डाउन साइज किया जाए, उसको सर्जरी के काबिल बनाया जाए और उसके बाद उसकी सर्जरी की जाती है। और कुछ केसेस में बाद में की जाती है रेडिएशन या बाद में दी जाती है कीमोस। कुछ केसेस में शुरू में कीमोस दी जाती हैं, ओस्टियोसार्कोमा में शुरू में जैसे कि दी जाती हैं, फिर उसके बाद सर्जरी का स्टेप आता है। तो ये सब एक टीम वर्क के साथ होता है। ये एक सिर्फ एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें पूरी एक हॉस्पिटल की टीम इसके साथ इन्वॉल्व होती है जो पेशेंट को देख रही होती है। ज़बरदस्त जी। कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। और भाजी खैरियत है? नाम बताइएगा। जी नवाज। नवाज साहब, सवाल है डॉक्टर साहिबा से कोई आपका? जी जी, मेरे ससुर को कैंसर हुई है, उसको तकरीबन 4 महीने से हम ऐसे आगे पीछे भगा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। किसको हुई है? मेरे ससुर है। अच्छा, आपके ससुर साहब को हुई है। तो किस डॉक्टर ने क्या डायग्नोज किया, उनको कौन सा कैंसर है? ये तो उन्होंने नहीं बताया है हमारे को। उन्होंने बोला कैंसर है, तो हम जनाब भी आए थे और सिविल पे भी आए थे, उन्होंने जवाब दे दिया। अभी घर पे इलाज करा रहे हैं उसको थोड़ा सा। घर पे कैसे इलाज हो सकता है कैंसर का? अगर आपको कैंसर है, उनको तो ज़ाहिर कीमोथेरेपी उन्होंने सजेस्ट की होगी। कीमो का कोई सेशन हुआ उनका? नहीं, और तो बताया नहीं, हमारे को कुछ बताते ही नहीं है। उन्होंने बस इसने बोला बस आपका इलाज नहीं है इधर। अच्छा, चलिए मैं डॉक्टर साहिबा से मशवरा लेती हूँ कि आपको कहाँ जाना चाहिए उनको हॉस्पिटल में लेके, किस हॉस्पिटल में और किस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तकरीबन उसको 3-4 महीने हो चुके हैं और जख्म भी बढ़ रहा है और मुंह पे सूजन हो रही है। अच्छा, कहाँ का कैंसर उनको कहाँ पर है? क्या मुंह के अंदर है? हाँ हाँ, मुंह पे। क्या वो गुटखा पान वगैरह कोई चीज उनके इस्तेमाल में थी? उसने मावा यूज बहुत किया। तो उनकी कोई शुआएं वगैरह या अच्छा, कोई रेडिएशन थेरेपी हुई उनकी? नहीं, अभी तो उसने बस मावा बावा छोड़ दिया, खाना बना भी छोड़ दिया ऐसे बस। अभी तो आसरा नहीं, अल्लाह में आसरा है भाई। नहीं, मैं कह रही हूँ डॉक्टर के पास जब गए तो कोई रेडिएशन थेरेपी उनकी हुई? हाँ हाँ, वो तो उन्होंने टेस्ट वेस्ट लिया, उसने बोला खून वून तो सही है इसका बिल्कुल। बस नहीं, उनकी कोई शुआएं वगैरह हुई थी? कोई शुआएं वगैरह लगाई गई उनको? लगाए थे उनको इंजेक्शन? हाँ हाँ, लगाई। तो उससे कोई फर्क पड़ा? नहीं, फर्क कोई भी नहीं पड़ा। अभी जो घर पे सुजावल की मैं बात कर रहा हूँ, सुजावल खट्टे की बात कर रहा हूँ। तो मैं सुजावल का हूँ, उस पे इलाज करा रहे हैं। थोड़ा सा उसने इंजेक्शन भी दिए और बोतलें दिए, वो बोतलें लगाई, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ा हुआ है। ठीक है, चल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं समझती हूँ कि काउंसलिंग की बड़ी नीड है जी। पेशेंट को ना डायग्नोसिस, जाहिर बात है हमारे लेमैन से वो इतना समझते नहीं, अगर बताया भी हो तो बात होगा तो नहीं समझते हैं जी। लेकिन यहाँ पे है कि काउंसलिंग की बड़ी नीड है जी। कि कितना ज़्यादा पेशेंट के या पेशेंट के अटेंडेंट को समझाया जा रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता और उनके लिए फर्दर किस तरह से उनको हेल्प आउट किया जा सके।
डॉक्टर साहब ये जो हम थोड़ा सा जो हमारे यहाँ तालीम की कमी है, और जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं और डॉक्टर जैसे अब ये हमारे भाई थे, उन्होंने कहा कि जी अब तो इनका इलाज नहीं है, इनको कैंसर है या हमारे हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, इनको यहाँ से ले जाएं, और वो कह रहे हैं अब उनका घर में ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अगर कैंसर जैसा आपको मर्ज है, उसका ट्रीटमेंट यकीनन घर पर नहीं होगा, यानी उसको आपको कहीं ना कहीं तो डॉक्टर के वहाँ जाना पड़ेगा। आप ये कहते हैं मैं सजावल में रहता हूँ, सिंध का अंदरूनी सिंध का इलाका है, हो सकता है कि वहाँ पर उस हॉस्पिटल में या इतनी सहूलियात ना हो, कीमो की सहूलत ना हो और बाकी मामलात ना हो। तो अगर ये सुन रहे हैं अभी स्टिल हमें, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कराची में अगर ये आ सकते हैं, क्योंकि सिंध में से कराची फिर आपको करीब पड़ता है। हर चीज़ मैटर करती है। अफोर्डेबिलिटी इश्यूज आर जी मोर, बिल्कुल ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। यस, पेशेंट की क्या स्टेज है, क्या कंडीशन है, इस वक्त हमने ना मरीज़ देखा है, हम यहाँ पे बैठ के उसको कमेंट नहीं कर सकते ठीक है। कम्प्लीटली कि क्या हालात क्या हैं, क्या उस पेशेंट को हॉस्पाइस की नीड है, क्या उसको पेन मैनेजमेंट की नीड है, उसको क्या हेल्प की ज़रूरत है। तो ये पेशेंट को पूरा देख के एग्ज़ामिन करके और उसको उस तरह से जो है वो हेल्प आउट किया जा सकता है। पुरानी ट्रीटमेंट समरीज देखी जाएँ, उनको तो उनकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जो स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट है वो दी जा सके। अच्छा, तो ये जो भाई हमें सुन रहे थे, हमें मशवरा देंगे कराची में किसी अच्छे हॉस्पिटल में, हम चूँकि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से शो करते हैं तो हम आपको ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल रिकमेंड करेंगे। आप तशरीफ़ ले आएँ, एक बार इनका मुआयना हो जाए यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से, तो वो बता सकेंगे आपको कि असल में इन्हें क्या मसला है। कुछ टेस्ट, अपने जो टेस्ट हो चुके हैं वो साथ ले आएँ, कुछ रिपोर्ट्स हैं उनको भी आप साथ लेकर आएँ, ताकि वो भी साथ ही कंसीडर कर ली जाए। तो जी ZUFM 98.2 आप सुन रहे हैं। मेरे साथ आज बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। आज उनका नाम है रीना कुमारी साहिबा, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल को सर्व कर रही हैं। और हम डॉक्टर साहिबा ये पूछेंगे कि आप ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में किस किस दिन होती हैं, और OPD जो आपकी है वो किस किस दिन है? मैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन कैंपस में रोज़ मौजूद होती हूँ। मेरी क्लिनिक रोज़ सुबह में होती है 10 से 12 बजे। फ्राइडे में मैं दोपहर में होती हूँ 1 से 3 बजे। इसके अलावा मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन कैंपस में। मेरी किसी भी टाइम किसी को भी हेल्प चाहिए, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। चलें, ज़बरदस्त हो गया। डॉक्टर साहिबा ने भी बड़ा अच्छी बात बताई है कि ये हर वक्त यहाँ पूरे हफ्ते यहाँ मौजूद है, मेरे ख्याल है संडे के अलावा, है ना? संडे तो मोस्टली मैं यहाँ पर होती है। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है। हमारे इन पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि टाइमिंग आपकी? टाइमिंग मैं सुबह से होती हूँ। OPD टाइम्स तो मेरे 10 से 12 है। 10 से 12 है। फ्राइडे में दोपहर में होती हूँ 1 से 3। अगर आप मिलना चाहते हैं कोई भी कैंसर के हवाले से, सारकोमा कैंसर, या अगर आपको डाउट है कि ये इट कुड बी सारकोमा कैंसर, तो समटाइम हम खुद भी अज्यूम करते हैं चीज़ें अपनी हालत देखकर, और आज शो सुनने के बाद जो आपको मालूमात मिली हैं वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं, और साथ साथ आप विज़िट कर सकते हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का। सना ज़ेब सुन रही हैं, सलाम कहती हैं। फ़याज़ अहमद ख़ान है, आपका बहुत शुक्रिया। अली रज़ा सुन रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर साहिबा क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आप बिल्कुल ठीक हैं। वो आपसे पूछ रही हैं आप कैसे हैं, तो आप अपने हाल चाल भी बता दें, और कॉल आप करते रहें, रिलेवेंट कॉल कीजिएगा। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी काशिफ बोल रहा हूँ सदर से। काशिफ साहब, कोई सवाल आपका, रिलेवेंट क्वेश्चन आपका? जी बाजी जी पूछे। तब ये वाइफ मेरी को जो है ना डेट जो है ना वो रुकती नहीं है, मतलब आती रहती है, और कभी कभी ज्यादा आती रहती है। अभी तो उसको काफी दिन हो गए लेकिन नहीं रुक रही। अच्छा, तो उसके बारे में ये क्या हर मंथ ऐसा होता है या कितने महीनों से उनके साथ ये इश्यूज हैं? मतलब कभी कभी उसको मतलब ये है कि 1 महीने में जो है ना 20 दिन भी आ जाती है, 25 दिन भी आ जाती है, और फिर रुक जाती है, फिर 2-2 महीने आती नहीं है, और फिर आ जाती है तो फिर रुकती नहीं है। इस तरह कोई के साथ मसला बना हुआ है। किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया है आपने? किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया आपने जी? जी अभी तक तो नहीं दिखाया उसको। अच्छा, किसी भी लेडी डॉक्टर के पास आप उनको लेकर नहीं गए अभी तक? जी। कितने महीने से चल रहा है ये अभी शादी को हो गया 3 साल। नहीं, इनको ये मसला जो है ब्लीडिंग का, ये कब से चल रहा है, कितने अरसे से चल रहा है? जी बाजी ये जब से आप कह रहे हैं महीना ज्यादा आ रहा है, ये जो आप कह रहे हैं उन्हें पीरियड ज्यादा हो रहे हैं, ये कितने अरसे से उनके साथ ये मसला है, ये बताइए। ये उनको हो गया है 1 साल होने वाला है। 1 साल से आपने इस पे कोई एक्शन ही नहीं लिया, और मतलब आपको कोई फिक्र भी नहीं हुई, क्योंकि ये उनका इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो उनके लिए ये हार्मफुल हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। डॉक्टर साहिबा आपको जवाब देंगी बेहतर
ठीक है मैं जी। ये सिर्फ कहूँगी कि 1 साल से अगर एक फ़ीमेल हर महीने 20-25 दिन उसको ब्लीडिंग हो रही है, आप सोचें वो किस दर्द से गुजर रही होगी, जी। उसको कितनी अर्जेंट मेडिकल थेरेपी की नीड है। मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप जल्द से जल्द जो है किसी अच्छे डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर जिसको गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है, जी। जो इस ज़नाना बीमारियों को देखते हैं, आप काइंडली उनको एक चेकअप करवाएं। वो उनके कुछ अल्ट्रासाउंड, हो सकता है कि कुछ ब्लड के टेस्ट वगैरह करके उनको ख़ास किस्म की दवाएं देगी जिससे उनकी ये ब्लीडिंग कम होगी, ये ब्लीडिंग रहेगी। वो ख़ास हो सकता है कि जो है ब्लड भी लॉस हो रहा हो, उनको खून की भी कमी हुई हो, तो आप काइंडली उनको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाइए। जी। अच्छा, ये जो पीरियड्स के बारे में ख़वातीन का अक्सर ये इशू हमें आता है, सुनने में आता है, और ख़वातीन कहती हैं इसका, अब चूँकि हम सारकोमा कैंसर की बात कर रहे हैं, तो चूँकि जिस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, लोगों का माइंड फ़ौरन उस तरफ जाता है। अगर कोई इशू हो कि ये हो सकता है कि मुझे सारकोमा कैंसर तो नहीं हो गया, लेकिन समटाइम्स ये अगर आपको कोई सिस्ट है यूट्रस में या कोई और मसला है, तो उससे भी ये मसला होता है, और ये हार्मोनल चेंजेस से भी होता है। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उनको खुदा ना खास्ता कैंसर हो, लेकिन ये डायग्नोस वही करेगा जो डॉक्टर होगा। तो आप पहली फुर्सत में किसी गायनाकोलॉजिस्ट से रुजू करें और उनको लेकर जाएं ताकि वो उनके टेस्ट करें और ट्रीटमेंट करें और बताएं कि क्या मसला है। ठीक है, ये आप 1 साल तक नहीं गए, मुझे तो इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरत है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो किसी भी तकलीफ़ में है और जो 1-1 साल तक वो बर्दाश्त कर रहे हैं? ज़रूर कोई मसला रहा होगा, ज़रूर। हम बैक ऑफ द स्टोरी को तो नहीं जानते ना। हम इस 2 मिनट 1 मिनट की कन्वर्सेशन से पूरी हिस्ट्री भी नहीं निकाल सकते, और यहाँ पे बैठ के भी नहीं हम कमेंट कर सकते कि क्या रहा होगा। हो सकता है कि उन्होंने कोई घर पे बैठ के कोई ट्रीटमेंट्स यूज़ की हो या क्या है, मे बी हम वी कांट कमेंट एट द मोमेंट। ओके, ठीक हो गया जी। 12:45 है, लेकिन एक हमें तो ये सजेशन एज अ एजुकेटेड पर्सन तो यही होता है कि पहली फुर्सत में बिल्कुल भी इस चीज़ को लेट ना करें। और जब भी किसी को भी कोई मसला हो, चाहे वो खातून हो या साहब, किसी भी किस्म का रिलेटेड कोई ऐसा इशू है जो आपके लिए तकलीफ का सबब बन रहा है, जो आपकी डे टू डे लाइफ को, देखिए ज़्यादातर जो मसला, सॉरी आपको इंटरप्ट करी हूँ, ज़्यादातर जो मसला है खासकर फीमेल्स में, शायद मेल्स में भी कह सकते हैं, कि यहाँ पे हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। जी। ज़्यादातर फीमेल्स बिजी होती हैं अपने घर बार में, अपने बच्चों में, और कोई छोटी सी चीज़ आती है तो वो इस तरह से होती है कि हाँ हम बाद में देख लेंगे, पहले ये कर लेने, मेरे बच्चे को नाश्ता देना है, स्कूल पहुंच जाना है, ये करना है, वो करना है, ये मैं जाऊंगी तो कैसे होगा। जी। तो इस सिचुएशन में ये होता है कि वो चीज़ अंदर अगर हो रही है, वो ग्रो करती रहती है, जी। और वो इतनी इस स्टेज तक आके पहुँचती है कि हम कहते हैं कि वो अर्ली स्टेज में चली गई है। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। देखिए हेल्थ इज़ वेल्थ क्यों कहा जाता है, हेल्थ है, आप सही सलामत हैं तो पूरा घर से सलामत है, आपकी पूरी फैमिली सही खुश है। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ में जो भी कोई भी माइनर चेंजेस आए तो ज़रूर दिखा देना चाहिए। ज़बरदस्त हो गया। कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं, देखने का कोई कमेंट रिलेवेंट है हमारे पास तो हम शामिल करेंगे। ZUFM 98.2 आप सुन रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो सेगमेंट है क्लिनिक ऑनलाइन है। डॉक्टर साहबा मेरे साथ हैं, डॉक्टर रीना कुमारी आपका नाम है, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल को सर्व करी हैं, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। 10 से 12 डेली इनकी OPD भी होती है। अगर आप रब्ता चाहते हैं तो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से कॉल करके इनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉलर मेरे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइएगा मेरे भाई। जी सलीम साहब, क्या कहेंगे? मेरा एक अंकल था, वो आर्मी में था, उसको हुआ था कैंसर है, कोई कैंसर बुखार से होता है। अच्छा, फिर? जी मैं कैंसर के बारे में कुछ हवाले से बात करना चाहता हूँ। जी आप पूछिए। तो मेरा अंकल था, उसको बुखार था, बुखार था, मेरा था उसको बुखार से कैंसर हुआ था, स्त्री का कैंसर। कहाँ का कैंसर हुआ था उन्हें? दिमाग का कह रहे हैं शायद। जी आपने क्या कहा? बुखार हुआ और फिर कहाँ का कैंसर था उन्हें? सिरी बोलते थे, सिरी का कोई कैंसर होता है। सिरी का कह रहे हैं, मैं तो ख्याल है ये सर का सिरी आप समझा सकते हैं? जी उसके बाद हुआ सिरी के कैंसर के बाद ट्यूमर हुआ, हड्डी का ट्यूमर हो गया उसको। अच्छा फिर आप सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं वो पूछें। कैंसर का बुखार से कोई होता है, मैं वो। अच्छा चल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। वो अच्छा क्वेश्चन जो इनका वो ये है, क्या बुखार का मतलब कैंसर होता है या कैंसर से बुखार का कोई ताल्लुक है? जी
कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो बुखार के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उनमें ज़्यादातर जो कैंसर्स होते हैं वो ब्लड के कैंसर्स होते हैं। ठीक है। वो बुखार के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। वो हम ये कहते हैं कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते ज़्यादा बुखार है, जो कि आम दवाओं से तो फिर उस पर वर्कअप किया जाता है। हो सकता है कि कोई कैंसर ब्लड का या कुछ इस तरह से हो, तो वो कैंसर ब्लड इस तरह फीवर के साथ आ सकते हैं। या पेशेंट कैंसर का है और उसको कोई इन्फेक्शन हो गया तो बुखार के साथ वो वैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। या किसी में बुखार ऐसा टेम्परेचर राइज नहीं, लेकिन पेशेंट को अंदर से जैसे फीलिंग आ रही होती है कि जिस्म में बुखार है। अक्सर ये कंप्लेन होती है पेशेंट की कि बुखार लगता है। थर्मोमीटर पे देखें तो वो टेम्परेचर राइज नहीं आता, लेकिन पेशेंट कंप्लेन करता है बुखार है। तो वो थकावट, जो माइलीजियाज, वो सब चीज़ें वो उसको भी उसके साथ कोरिलेट कर रहे होते हैं जी। इसके अलावा कुछ ख़ास किस्म के लिम्फोमास होते हैं जो कि बुखार के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ये मैं हाँ कहूँगी कि कुछ कैंसर जो है वो बुखार के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन हर बुखार का मतलब ये नहीं है कि कैंसर है। बुखार ज़्यादातर इन्फेक्शंस की वजह से जो है वो मोस्टली उसी की वजह से होते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक बुखार है, जो कि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट उससे नहीं हो रहा है, तो वो उनके बारे में इसमें सोचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कब ये जो सारकोमा कैंसर की हम बात कर रहे हैं, क्या आपकी बॉडी में कहीं चोट लगी और बाद में चोट रिकवर होगी, लेकिन वहाँ पे हल्का सा डैमेज है या स्वेलिंग है और बाद में वो सारकोमा कैंसर बन सकता है? क्या हमें उसे इग्नोर करना चाहिए या उसको देखना चाहिए? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत कॉमनली भी सुना गया है। ये क्वेश्चंस अक्सर पेशेंट पूछते हैं। जी। देखिए, सार्कोमा की इस पे स्पेसिफिकली हम बात करें तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सार्कोमा हो क्यों रहा है, वजह क्या है, सार्कोमा क्यों हुआ। यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन सबसे पहले पेशेंट तो याद है मैं क्यों, मुझे क्या हुआ। तो ज़्यादातर केसेस पे ये पता नहीं चल पाता कि क्यों हुआ। उसको आप स्पोरेडिक कहते हैं, हो गया बस, वजह रीजंस पता नहीं है। ट्रॉमा के बाद के स्पेसिफिकली कोई इस तरह के रिसर्च नहीं कहती है कि ट्रॉमा के बाद सार्कोमा कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो है कुछ भी इंजरीज हो, वो बहुत लंबे अरसे तक इन्फ्लेमेशन रहे तो वो कैंसर्स पे तो तब्दील हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा सार्कोमा की जो वजहों में आती है, किसी भी वजह से किसी को रेडिएशन थेरापी लगी हो, किसी कैंसर की वजह से किसी रेडिएशन थेरापी लगी हो, तो वो कुछ होते हैं ससेप्टेबल पर्सन जो कि उनमें सार्कोमा बनने की टेंडेंसी होती है। वो भी तकरीबन 15 से 30 साल के बाद। जी। इसके अलावा सार्कोमा की वजह में जो है वो कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं ठीक है। क्योंकि फैमिली में रन कर रहे हैं। उनमें भी कुछ खास किस्म के सार्कोमास होते हैं जिनमें मैं कुछ नाम लूँगी, जैसे लिफॉर्मनी सिंड्रोम है, जी। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 हो गया, ओके। रैप्डोब्लास्टोमा हो गया। ये बहुत कॉमन से नेम है। तो इनमें ससेप्टिबिलिटी होती है कि उनमें रिस्क होता है कि उनमें सार्कोमा हो सकते हैं। दूसरे कैंसर्स भी हो सकते हैं, उनमें सार्कोमा हो सकते हैं। उनको फिर प्रॉपर तरीके से जो है वो फॉलो किया जाता है मरीज़ों को। जी। कुछ कहते हैं कि ख़ास किस्म के केमिकल्स हैं जो कि सार्कोमा की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है। एक है विनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक्स इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। लिवर का एंजियोसार्कोमा उसके साथ मौजूद है। इसके अलावा फिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। तो ये कुछ इंडस्ट्री के कुछ केमिकल्स हैं जिसमें कोई वर्कर हो जो कि रिस्क पे रहते हैं उन कैंसर्स या सार्कोमा होने के। जी। इसके अलावा कुछ हैं, कुछ उनके साथ है वायरसेस के साथ। हार्पीज वायरस के साथ एक ख़ास होता है कैपोसी सार्कोमा, HIV वाले पेशेंट्स में ज़्यादातर होता है। वो उनके साथ जो है वो कोरिलेट हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं सार्कोमा होने के। ठीक हो गया, ज़बरदस्त जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और सार्कोमा कैंसर के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आपका कोई रिलेवेंट सवाल होगा हम ज़रूर शामिल करेंगे। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉलर की हमें आवाज़ नहीं आई या वो खुद नहीं बोल सके। समटाइम्स लोग कॉल करते हैं लेकिन क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता बात करने का तो बात नहीं हो पाती। तो इस कैंसर से बचने के लिए, वैसे तो कोई भी बीमारी कभी भी हो सकती है, क्या एहतियातें हैं जो एक शख्स को करनी चाहिए? देखिए, कैंसर से बचने के लिए जो हमें कॉमन रिस्क फैक्टर्स पता है ओवरऑल, हमें उनसे खुद को जो है वो प्रिवेंशन रखनी चाहिए। जैसे पहले बता चुकी कि हमें हेल्दी डाइट अपनानी चाहिए। राइट। हमें जंक फूड से परहेज़ रखना चाहिए। ठीक हो गया। मेडिटेरियन फूड की तरफ आ जाए। गोश्त में रेड मीट का इस्तेमाल कब हो। ज़बरदस्त।
इसके अलावा जो है वो ऑयल्स का इस्तेमाल कम हो, फैटी करने वाले, ओबेसिटी काज करने वाले फूड्स जो है उनका इस्तेमाल कम हो, जी। फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हो, लेंटल्स जो है वो यूज़ किए जाएं, वाइट मीट हो उनका इस्तेमाल भी एक ख़ास क्वांटिटी में हो, बहुत ज़्यादा नहीं हो। प्रोसेस फूड एक हमारा बहुत बड़ा मसला बन चुका है जी। हमारी जो है, जितने भी मार्ट्स आप चले जाएं उनकी फ्रिजेस जो है वो भरी पड़ी हैं और वे जस्ट गो और बाय करते हैं। उनका इस्तेमाल, ये डब्बे में टिन पैक्स वगैरह, इनका इस्तेमाल जो है वो कम से कम होना चाहिए। जितना फ्रेश चीज़ यूज़ की जाए उतनी बेहतर है। इसको फिर मिलाए एक्सरसाइज के साथ। आप एक्सरसाइज एक्सरसाइज इस तरह से होनी चाहिए कि हर दिन तकरीबन 20 से 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक भी हो जाए जी। वो भी इनफ है जी। अगर रेगुलर कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो इतना ही इनफ है। हफ्ते में 5 दिन इस तरह एक्सरसाइज कर ली। फिर जो वायरसेस या जो इन्फेक्शंस हैं उनसे बचा जा सके। जी। इसके अलावा जो है जो एडिक्शंस हैं उनसे बचा जा सके। ये एडिक्शन से डिफरेंट, स्मोकिंग, एक स्मोक से तो कितने टाइप के कैंसर्स होते हैं। जी। डिफरेंट स्मोक या स्मोकलेस टोबैको कोई भी हो उनसे बचा जाए, यानी लाइफ स्टाइल की जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जी। फिर जिन कैंसर्स या लॉन कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर्स हो गए, तो उनकी स्क्रीनिंग की ख़ास एक एज है, वो उस एज में जो है वो उनको जो है वो स्क्रीनिंग करवा लें। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमनली देखा जा रहा है, बहुत यंगर पॉपुलेशन हमारे पास आ रही है जी। तो ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन हर बच्ची को आना चाहिए। शुरू से उनको सिखा दे कि भाई ये है आपका मंथ, जैसे ही रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड कंप्लीट हुआ आपने अपने मंथ को हर मंथ अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। ये रेगुलर होनी चाहिए ये चीज़ें। जी। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे पॉपुलेशन को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ इस तरह से नहीं कि कैंसर का नाम लेके ना पेशेंट डर जाता है, फैमिली डर जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है, उसको डेथ सेंटेंस समझते हैं। लेकिन देखिए विद एडवांसेस इन मेडिकल ट्रीटमेंट अब डायग्नोसिस भी जल्दी हो रहे हैं, ट्रीटमेंट्स भी बहुत अच्छी आ गई है, हम क्योर की तरफ काफ़ी कैंसर्स पे जो है वो जा रहे हैं। तो अवेयरनेस इसकी अवेयरनेस होगी, आपको हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो, आपको अच्छा बुरा सब पता हो, तो ये आपकी लाइफस्टाइल को इजी कर देगा। जी, बहुत अच्छा मशवरा रीना कुमारी साहिबा का। और ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात आप काफ़ी बता चुकी हैं कि पूरा टीम वर्क होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, अगर कीमो की ज़रूरत है तो हम कीमो करते हैं, अगर नहीं है तो वैसे ही बहुत से ऐसे तरीके आ चुके हैं कि बगैर कट लगाए ट्यूमर को बाहर निकालें इसका इलाज हो सकता है। रोबोटिक सर्जरीज होती है, रोबोटिक सर्जरीज होती है। इसके अलावा कीमोज का होती है, आप एडवांस स्टेजेस में आ जाए, एडवांस स्टेज पे इम्यूनोथेरापीज भी बाज़ होती हैं, और सार्कोमास में कुछ खास की टारगेटेड ट्रीटमेंट्स होती हैं, कुछ ओरल ट्रीटमेंट्स होती है वो दी जाती हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो जी आज हम बात कर रहे थे सारकोमा कैंसर पे। हमारे साथ डॉक्टर रीना कुमारी साहिबा थी, बड़ी अच्छी इन्होंने मालूमात हमें दी। सबसे अच्छी बात जो इसमें यह है कि आप कैंसर से या जितनी भी बीमारियां हैं उनसे कैसे बच सकते हैं, उनसे आप बच सकते हैं अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके। आपकी ज़िंदगी में या डेली जो रूटीन है उसमें वॉक होनी चाहिए, या कम से कम हल्की फुल्की वॉक ही सही। अगर आप तेज़ जॉगिंग नहीं कर सकते, आपका लाइफ स्टाइल, खाने पीने का, जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम, सिगरेट नोशी और जो बाकी इस तरह की चीज़ें उनसे परहेज़ अगर आप करते हैं तो ना सिर्फ सारकोमा कैंसर बल्कि हर किस्म के कैंसर से आप बच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो डॉक्टर साहिबा ने ये कही कि जब भी आप किसी तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, हमारा मसला ये पाकिस्तानियों का अपनी हेल्थ को हम बहुत इग्नोर करते हैं। अगर हम पहली फुर्सत में हेल्थ को प्रायोरिटी, क्योंकि सेहत जो है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अगर हम उसे कंसीडर करें सही मानों में, तो अगर पहली फुर्सत में कोई आपको तकलीफ़ है, मसला है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि आप को क्या मर्ज़ है और वो बेहतर डायग्नोस कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ ही, बहुत ही अच्छी डॉक्टर रीना कुमारी साहिबा, ऑन्कोलॉजिस्ट ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में आप ओपीडी करती हैं रोज़ाना मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से 12 बजे। तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं सारकोमा कैंसर के हवाले से तो ज़रूर आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। आखिर में जाते जाते कोई मैसेज सुनने वालों के लिए, कोई ऐसी बात जो शायद मैं सवाल नहीं कर पाई लेकिन आप बताना चाहती हैं? मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने मुझे बुलाया। शुरू में मैंने कहा ना फॉरगॉटन कैंसर है, तो इसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है। सारकोमा की अवेयरनेस देना भी जो है वो ज़रूरी है, ताकि हमें लोगों को पता चले कि ये भी एक किस्म का कैंसर है। जी। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे केसेस में हमें वजह पता है चलती ही नहीं है जी। बट अर्ली डायग्नोसिस इज़ की टू क्योर। राइट। कोई भी चीज़ हो, कोई भी मसला हो, इग्नोर ना करें।
ठीक है। इग्नोर ना करें, डॉक्टर को दिखा दें, अल्लाह करेगा वो कुछ नहीं होगा, लेकिन दिखा तो दें, आप एक अश्योर तो हो जाए ना कि वो क्या चीज़ है, और उसको जो है जो डॉक्टर दे उसके मशवरे पे अमल करें। सही। ठीक है। अर्ली स्टेजेस पे पेशेंट के क्योर के चांसेस 80% तक बढ़ जाते हैं। ज़बरदस्त। लेटर स्टेजेस पे फिर ट्रीटमेंट्स को इस तरह से दिया जाता है कि पेशेंट की ज़िंदगी को बढ़ाया जाए, जितनी लाइफस्टाइल है, जितना लाइफ है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव रखा जाए। उनकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है, जी। सर्वाइवल को हमें बढ़ाना होता है पेशेंट जी। की, तो ये हमारा एम होता है उस ट्रीटमेंट में। उनके सिम्टम्स को कंट्रोल में रखना है, जी। पेन हो गया, डिफरेंट सिम्टम्स हैं, उनको बेहतर से बेहतर रखने की कोशिश होती है। ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाई, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन दी और बड़े तहम्मुल से कॉलर्स के जवाब दिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सुनने वालों से भी इजाज़त लेंगे, जाते जाते कहेंगे जी अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। मुझे हुमैरा सदफ़ को दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो हम मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।